कक्षा 10 गणित। आज हल करेंगे प्रश्नावली 13.3 को। इस प्रश्नावली में जो भी आंकड़े दे रहेंगे उनका आपको माध्यक ज्ञात करना रहेगा। पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने माध्यक, जो भी आंकड़े दे रहेंगे उनका माध्यक और बहुलक ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा हुआ है। आंकड़ों का माध्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसको हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। देखिए, यदि आंकड़े जो भी दिए रहेंगे यदि वह वर्गीकृत नहीं रहते, मान लेते हैं इस प्रकार से सिंपल, यदि एक अंक लिखा रहता, अवर्गीकृत आंकड़े रहते। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब जो भी अंतराल, वर्ग अंतराल करके आपको देगा आंकड़ा, और यह अवर्गीकृत आंकड़ा है ना, जैसे 20 हो गया, 29 हो गया, ये इस प्रकार से आंकड़े रहेंगे। यदि अवर्गीकृत आंकड़े रहते हैं, कुछ इस प्रकार से यदि आंकड़े रहते हैं, तो उसका आप माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जो भी आंकड़ा दिया रहता उसको पहले आप आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और फिर जो जितने भी उनकी बारंबारता रहता, बारंबारता को जोड़ देंगे तो सिंपल कुल प्रेक्षणों का वैल्यू आप ज्ञात कर पाएंगे। यदि सभी प्रेक्षणों का योगफल यदि विषम है तो आपको माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करना था, n+1/2 कर देंगे तो आपको प्रेक्षण का मान ज्ञात हो जाएगा, वहीं आपको माध्यक ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे माध्यक का मतलब ये हो गया ना कि जो भी आप आंकड़ा लिख देंगे आरोही क्रम में सिंपल लिखेंगे तो उसके ठीक मध्य का आपको मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, तो वहीं हो जाएगा जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका माध्यक हो जाएगा। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो इस फार्मूले से आप माध्यक ज्ञात कर पाएंगे। यदि प्रेक्षणों की संख्या आपको सम प्राप्त होता तो आपको n/2 यह भी माध्यक ज्ञात करना पड़ता, प्लस n/2+1 वे प्रेक्षण के मानों का आपको औसत ज्ञात करना रहता। दोनों वैल्यू को आप जोड़कर फिर आप 2 से भाग दे देते, तो जो भी दिया गया आंकड़ा रहता उसका सिंपल आपको माध्यक ज्ञात हो जाता। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है जो कि एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक देते हैं। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या यदि हम जोड़ देंगे तो 100 प्राप्त होगा, और उनके संगत आपको दे देगा कि कितने प्राप्तांक हुए पाए हुए हैं। यहाँ पे 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, 29 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 28 है। इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है ना, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे सिंपल इस प्रकार से सारणी बनाया गया है। पहले यहाँ पर देख लीजिए 20 था, 20 के बाद आएगा 25 है ना, फिर यहाँ पे 25 के बाद 28, जिस प्रकार से आया हुआ है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया गया है, और उनके संगत जो भी उनकी बारंबारताएं थी वो भी लिख लिया गया। 20 की बारंबारता कितना है, 6। 25 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 20। तो यहाँ पे इनकी बारंबारताएं सबको यहाँ पे इस प्रकार से पहले नोट कर दिया गया। आंकड़ों को आरोही क्रम में नोट कर लिया गया और यहाँ पे बारंबारताओं को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर प्रश्न में हालांकि दिया था कि यहाँ पे एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा, मतलब यहाँ पे 100 विद्यार्थियों के आंकड़ों की चर्चा की गई है, तो यहाँ पे सबका योगफल भी किया गया तो आपको 100 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर n का वैल्यू आपको 100 प्राप्त हुआ। कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 100 है, जो कि एक सम संख्या है। अब यहाँ पे यदि आपको माध्यक ज्ञात करना है तो प्रेक्षण n/2 प्लस n/2 प्लस 1 प्रेक्षण का औसत होगा। आपको इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे संचयी बारंबारता भी ज्ञात कर लिया गया है। यहाँ पर n का वैल्यू है 100, तो यहाँ पे 100 में 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 50वें प्रेक्षण की आपको आवश्यकता पड़ेगा, साथ साथ यहाँ पे n/2 यह तो हो जाएगा 50 और प्लस 1 51वें प्रेक्षण का आपको औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, प्राप्तांक यहाँ पे 20 दे दिया गया था, इसकी बारंबारता 6 दे दिया गया था, और यहाँ पे यदि आप 25 तक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 में फिर क्या कर दिया गया, इसकी बारंबारता को जोड़ दिया गया। यहाँ पे 25 की बारंबारता 20 था, यहाँ पे संचयी बारंबारता ज्ञात किया जा रहा है, यहाँ पर दिखा देते हैं। 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, और यदि 25 अंक तक आप लेना चाहते हैं तो इन दोनों का योग करना पड़ेगा। यदि 28 अंक तक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले तो इसको जोड़िए, फिर यहाँ पे 24 को भी जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से जोड़ दिया गया है, यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पे 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 था, 25 अंक तक लेंगे तो यहाँ पे इसके वैल्यू को भी जोड़ना पड़ेगा, तो योगफल आपको 26 प्राप्त हो गया। यदि 28 अंक तक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 28 की बारंबारता यहाँ पे 24 था, है ना, यहाँ पे 28 की बारंबारता कितना है, 24 है। इनको साथ में जोड़ लिया गया। इसी प्रकार से जोड़ेंगे अंत में तो आपको 100 प्राप्त होगा। यही है, सभी बारंबारताओं का योगफल आपको 100 प्राप्त हुआ। अब आगे इस प्रकार से आपको एक नई सारणी प्राप्त हुआ। प्राप्तांक इसमें लिख दिया गया, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पे जो यह वैल्यू आया था इसको यहाँ पे संचयी बारंबारता करके लिख दिया गया। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको सारणी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे लिखा गया आगे, उपरोक्त सारणी से हम पाते हैं कि 50वां प्रेक्षण 28 है। देखिए 50वां प्रेक्षण यह वाला 50वां प्रेक्षण इसी में आएगा, तो इसका वैल्यू कितना है, 28 है, यह हो गया। अब 51वां प्रेक्षण 29 है। देखिए इसको किस प्रकार से ज्ञात किया गया, देखिए यहाँ पर कुल 6 प्रेक्षण है और जो 20 जोड़कर यहाँ पे 26 तक कर दिया गया है ना। 26 के बाद जो भी 24 था इसको जोड़कर 50 कर दिया गया। अब उसके बाद का जो भी प्रेक्षण है ना, यहाँ पे 50 तक है, और यहाँ पे 50 के बाद वाला यही जो n बराबर आपको 51 प्राप्त हो रहा है ना, जो संचयी बारंबारता आपको 51 प्राप्त हो रहा है वो इसी में है ना। तो इसके संगत यहाँ पे प्रेक्षण कौन सा है, यह 29 है। तो इन दोनों का योग कर लिया गया है।
इन दोनों का योग करके 2 से भाग दे दिया गया, तो यही आंकड़े का आपको माध्यक ज्ञात हुआ। जो भी आपको प्रेक्षण दिए गए थे उनका आपको माध्यक 28.5 प्राप्त हुआ। माध्यक 28.5 प्राप्त हुआ। इससे आपको यह पता चला कि यह ठीक बीच वाला वैल्यू है। इससे जो भी यदि हम जो भी बच्चों की संख्या रहेगी, यदि कुल 100% माने तो 50% बच्चे यहाँ पे इससे अधिक अंक पाए हुए हैं, इसके बाद वाले अधिक अंक पाए हुए हैं। साथ साथ यहाँ पे 50% ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे 28.5 से कम अंक प्राप्त किए गए हैं। तो कोई भी आंकड़ा रहेगा तो माध्यक से आप यह तुलना कर पाएंगे कि जो भी आपको माध्यक ज्ञात होगा वह ठीक बीच का वैल्यू रहेगा, और आंकड़ों का 50% उससे अधिक रहेगा और आंकड़ों का 50% उससे कम रहेगा। सिंपल यही है। अब प्रश्न में जो भी आपको आंकड़ा देगा वह वर्ग अंतराल करके देगा। यहाँ पे दिया गया है, प्राप्तांक लिखा गया है। यहाँ पे एक निश्चित परीक्षा में 100 में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का यहाँ पे बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे इनका यदि हम लोग योग कर देंगे तो यहाँ पर हमें 53 प्राप्त होगा, और प्राप्तांक यहाँ पे कुल यहाँ पे 100 अंक है। 100 अंक में से यहाँ पे 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, यहाँ पे 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। कुछ इसी प्रकार से आपको सारणी दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल वाले प्रश्नों को आप सिंपल 2 प्रकार से चाहें तो हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्राप्तांक और यहाँ पे संचयी बारंबारता को लिख दिया गया है। अब यहाँ पे जो 0 से 10 अंक दिया था ना, तो यहाँ पे 10 अंक से कम लिख दिया गया है। यहाँ पर 5 है इसका वैल्यू। यदि 20 अंक से कम लिया गया तो यहाँ पर इसका जो 3 वैल्यू था इसको जोड़ दिया गया है। देखिए पहले यहाँ पर 5 था, अब यहाँ पे 3 को जोड़ दिया गया है ना। यहाँ पे 10 अंक से कम को लिया गया तो यहाँ पे केवल 5 को लिया गया। यदि हम 20 अंक से कम की बात करेंगे तो इन दोनों का योग करना पड़ेगा। यदि हम 30 अंक की बात करेंगे, 30 अंक से कम की बात करेंगे तो यहाँ पे इन तीनों का योग हमें करना पड़ेगा। बस इसी प्रकार से यहाँ पे संचयी बारंबारताओं को ज्ञात कर लिया गया है। तो यहाँ पे कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। यदि इस प्रकार से कम प्रकार से ले रहे हैं ना तो यहाँ पे कहलाएगा कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, ये कहलाएगा। इस प्रकार से आपने संचयी बारंबारताओं को ज्ञात किया। यह तो एक तरीका है कि 10 से कम लेकर, और एक तरीका है देखिए लास्ट में आपको 53 ही प्राप्त होगा, और प्रश्न में भी आपको मतलब जो भी आपको उदाहरण दिया था इसमें आपको पहले दे दिया गया था कि यहाँ पर 53 विद्यार्थियों की संख्या है। यह प्रश्न में हमें पहले दे दिया गया था। अब देखिए एक और तरीका है कि 0 से अधिक या उसके बराबर। अब यहाँ पे जो हमें 0 दे दिया गया था ना, यहाँ पे प्राप्तांक 0 दे दिया गया था, तो यहाँ पे 0 से अधिक प्राप्त करने वाले यदि विद्यार्थियों की संख्या की हमें बात करना पड़ेगा, या 0 से बराबर या 0, तो यहाँ पर कुल इनका योगफल आपको दे दिया गया था 53। यहाँ पे 53 सभी विद्यार्थी क्या होंगे, 0 के बराबर या 0 से अधिक ही अंक पाए होंगे, है ना। तो यह अधिक के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे 0 से अधिक या उसके बराबर, यहाँ पे 53 विद्यार्थी होंगे, यही संचयी बारंबारता हो जाएगा। और यहाँ पे 10 से अधिक या उसके बराबर, तो यहाँ पे जो 0 से लेकर 10 तक वैल्यू था उसको यहाँ पे सिंपल माइनस कर लिया गया है, जो कि यहाँ पर 5 था, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आंकड़ों को अधिक करके या बराबर करके दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल मानो घटा रहा है। यहाँ पे सबका जैसे यहाँ पर इसका आप व्युत्क्रम भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले 53 को लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू था, पहले 5 था ना, 0 से 10 तक का वैल्यू आपको आंकड़े में 5 दे दिया गया था, तो यहाँ पर पहले 5 को घटाया गया। फिर यहाँ पे जो 10 से 20 तक का वैल्यू था उसको घटाया गया, यह 20 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है, इसी प्रकार से किया गया। फिर यहाँ पे जो 20 से 30 था उसको मान को घटाकर यहाँ पर इस प्रकार से संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लिया गया। अंत में जो 90 से अधिक या उसके बराबर आपको जो प्राप्त हुआ, अंत में यहाँ पर 8 ही प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पे 53 से आप घटा दे गए सभी मानों को, और अंत में आपको 90 से 90 या 90 के बराबर आपको यही 8 ही मान प्राप्त हुआ। तो एक तो यहाँ पर कम प्रकार का यहाँ पे कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन था, यह अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन था। तो आप चाहें तो इन दोनों प्रकार में से किसी भी एक विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। या तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता ले सकते हैं, या आप अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन ले सकते हैं। यह हो गया, आप दोनों में से किसी एक का आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आगे एक नई सारणी को बना दिया गया है, जिसमें यहाँ पर एक समूह में प्राप्तांक लिखा गया है, दूसरे में विद्यार्थियों की संख्या f, और यहाँ पे संचयी बारंबारता को लिखा गया है प्राप्तांक, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या जो f था इसको नोट कर दिया गया, और यहाँ पे संचयी बारंबारता लिखा गया 5 लिखा गया है, प्लस इसको जोड़कर यहाँ पे 5 3 8 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 को जोड़ दिया गया है, जो यह वैल्यू लिखा गया है ना। कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, केवल इन मानों को यहाँ पे लिख दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे संचयी बारंबारता को नोट कर लिया गया। आगे देखते हैं। संचयी बारंबारता को ज्ञात करने के बाद आपको यह पता लगाना है कि किस वर्ग अंतराल में माध्यक स्थित है। तो उसको आप ज्ञात करेंगे किस प्रकार से, आप जो भी संचयी बारंबारता का आपको योग प्राप्त होगा उसको आपको n/2 कर लेना है। n/2 ज्ञात करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है, इस वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। जो भी माध्यक वर्ग रहेगा आप n/2 कर देंगे तो संचयी बारंबारता से उस वर्ग अंतराल को आप ढूंढ पाएंगे, और जो वर्ग अंतराल प्राप्त होगा उसे आप माध्यक वर्ग बोल देंगे।
माध्यक वर्ग सिंपल आप उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यन बराबर यहाँ पे 53 था, यहाँ पे संचयी बारंबारता को जोड़ा गया था तो 53 प्राप्त हुआ था। तो यन बटा 2 करने के बाद 26.5 के निकटतम आपको कौन सा संचयी बारंबारता प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 26.5 आपको किस में प्राप्त होगा, यहाँ तक तो 22 है, 26.5 आपको इसी में प्राप्त होगा, है ना। इसके बाद यही है 26.5 के लिए, तो यह मिल रहा है आपको वर्ग अंतराल यह 60 से 70, तो यही माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लिया गया, जिसकी संचयी बारंबारता 29 है, n बटा 2 अर्थात 26.5 से अधिक और उसके निकटतम है, यही आपको निकटतम प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे अतः यहाँ पे 60 से 70 जो यह वर्ग अंतराल है यही माध्यक वर्ग है। अब यहाँ पे माध्यक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया माध्यक बराबर यल प्लस, यहाँ पे लिखा गया कोष्टक में n बटा 2 ऋण CF और हर में F और गुणते H, यहाँ पे सभी मानों को समझते हैं। यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माध्यक वर्ग 60-70 है ना, तो यही यल का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 60 है। यहाँ पे दिया हुआ यन प्रेक्षणों की संख्या, यन के स्थान पर आपको प्रेक्षणों की संख्या ज्ञात करना था, और इस प्रश्न के लिए यहाँ पर यन का वैल्यू 53 था। और यहाँ पे CF क्या है, CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाला यहाँ पे वर्ग अंतराल यही है और इसकी संचयी बारंबारता है 22। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर यह 22 हो जाएगा जो है CF का वैल्यू। और जो यफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग यही है और इसकी बारंबारता है ना यही है, यह हो जाएगा 7। ठीक है, इसकी यह बारंबारता है। और यह हो गया यश क्या है, वर्गमाप, यह मानते हुए कि वर्गमाप बराबर है। वर्गमाप मतलब यहाँ पे 60-70 जा रहा है, यहाँ पे प्रत्येक में सेम ही दिया रहेगा। 60-70 जाने में कितना का वृद्धि हो रहा है, 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पे सभी वैल्यू को प्रतिस्थापित कर लिया गया और यहाँ पे जो भी आंकड़ा था प्रेक्षणों का यहाँ पे माध्यक सिंपल ज्ञात कर लिया गया। इसी प्रकार से सिंपल आपको सभी प्रश्नों में करना है। प्रश्न में जो भी प्रेक्षण दिए रहेंगे उसको हम लोग नोट करेंगे, वर्ग अंतराल को, बारंबारता को नोट करेंगे, फिर संचयी बारंबारता को नोट कर देंगे और बाकी ये फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे सभी मानों को हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे। बाकी अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली 13.3, प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे देगा ना, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। यहाँ पर तुलना भी करना है। यहाँ पे मासिक खपत इकाइयों में दिया हुआ है, उपभोक्ताओं की संख्या दे गया है 65 से 85 दे गया है, इकाई यहाँ पे मासिक खपत है ये इकाइयों में है, और यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या 4 दे गया है। यहाँ पे 85 से 105 इकाइयों में जो भी मासिक खपत है खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 दे गए। इसी प्रकार से यहाँ पे सारणी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले माध्यक ज्ञात करते हैं। यह हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, यह बारंबारता है और यहाँ पर हम लोग सिंपल संचयी बारंबारता को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने सारणी बना लिया, पहले में लिख दिया वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर यहाँ पे संचयी बारंबारता हमने लिख दिया। जो यहाँ पे मासिक खपत दे देगा इकाइयों में यही वर्ग अंतराल है और यहाँ पे उपभोक्ताओं की जो संख्या यही बारंबारता है। यहाँ पे संचयी बारंबारता हम लोग ज्ञात करते हैं और यहाँ पर जो भी सभी प्रश्न रहेंगे ना हम लोग यहाँ पे इसको इसी विधि से हल करेंगे, जो कम प्रकार की संचयी बारंबारता है उसी से। ठीक है, नहीं तो यदि आप अधिक प्रकार से हल करेंगे तो पहले सबका योगफल से यहाँ पर घटाते लिखना पड़ेगा, है ना। तो कम प्रकार से ही सबको हल करते हैं, कम प्रकार की जो संचयी बारंबारता है उससे। तो यहाँ पर 4 को लिखते हैं, यहाँ पर ये 85 से कम है, फिर यहाँ पे 105 से कम लेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को मानों को आपको जोड़ना पड़ेगा, दोनों की बारंबारता को, तो 5 4 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 125 से कम हो जाएगा तो यहाँ पर फिर आपको इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 13 जोड़ देंगे तो 22 आपको प्राप्त हो जाएगा और 22 में फिर आप 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 42 आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर 42 में आप 14 जोड़ देंगे तो 56 आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 6 दूना 12, 13 14 को 4 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 64 प्राप्त होगा और 64 में फिर यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 68 प्राप्त हो जाएगा। और यही बारंबारताओं का योगफल भी आपको यही प्राप्त हो रहा है 68। बारंबारताओं को आपको योग भी यहाँ पर लिख देते हैं, योग यहाँ पर भी आपको 68 ही प्राप्त हुआ। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद लिख देते हैं यहाँ जो यन है सभी प्रेक्षणों का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 68 प्राप्त हुआ। तब हमें क्या करना रहता है, यन बटा 2 को ज्ञात करना रहता है। यन बटा 2 बराबर 68 बटा 2, 2 3, तभी हम लोग माध्यक वर्ग को ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 34 आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 34 किस में आएगा, यह इसी में आएगा, है ना। यह 22 तक है, फिर उसके बाद यह 34 आपको यह इसी वर्ग अंतराल में प्राप्त होगा। अतः लिख देते हैं जो माध्यक वर्ग है
माध्यक वर्ग, चलिए बराबर करके लिख देते हैं, 125 से 145 हमें प्राप्त हुआ। और फार्मूले में हमें यल की आवश्यकता पड़ती है ना, तो यल यही है जो भी माध्यक वर्ग है उसकी निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 125 है, यहाँ पे लिख देते हैं यल बराबर कितना, 125 कामा। और यहाँ पे जो माध्यक वर्ग रहता है इसकी बारंबारता को भी आपको आवश्यकता पड़ता है, तो यही हो जाएगा आपका यफ। ठीक है, यफ बराबर भी चाहिए होता है, तो यफ का वैल्यू कितना है, 20 है। और यह सी एफ भी आपको चाहिए होता है ना। जो भी माध्यक वर्ग रहता है उसके जो पहले वाला वर्ग है उसकी जो भी संचयी बारंबारता रहता है उसको भी हमें नोट करना रहता है, जो कि आपको सी एफ होता है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कामा सी एफ बराबर यह है 22। और साथ साथ वर्गमाप का भी वैल्यू चाहिए होता है ना। जो वर्गमाप यच है, मतलब ये वर्ग अंतराल का अंतर कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 125 से 145 जाने में ये कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है ना। तो यही वर्गमाप आपको 20 प्राप्त हो रहा है। तब माध्यक बराबर यल प्लस, यहाँ पे कोष्टक में n/2 ऋण सी एफ रहता है और हर में यफ रहता है, कोष्टक बंद, गुणते यहाँ पे यच रहता है। यही फार्मूला है माध्यक के लिए। तो यहाँ पे जो यल है, यल का वैल्यू कितना, 125, n/2 का वैल्यू है 34 और ऋण सी एफ का वैल्यू यहाँ पर है 22 और हर में, यहाँ पे कोष्टक में लिखते हैं, हर में है यफ का वैल्यू है 20, यच का भी वैल्यू यहाँ पर 20 ही है। तो यहाँ पर 20 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, बराबर 125 प्लस, यहाँ पर घट रहा है, घटा देते हैं, यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 12 बच रहा है, सिंपल। अंश और हर में, यह अंश में है 20, यह हर में, आपस में यह विभाजित हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल प्लस यहीं 12 ही बच रहा है, बराबर 125 और इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। आपको माध्यक जो भी प्रेक्षण है उसका आपको माध्यक प्राप्त हो रहा है, जो ठीक मध्य वाला प्रेक्षण आपको प्राप्त हो रहा है, 137 प्राप्त हो रहा है। चलिए यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं, 137 हमने लिख दिया और इसका मात्रक है इकाई। ठीक है, जो मासिक खपत इकाई में प्राप्त हो रहा है यही इनका आपको माध्यक प्राप्त हुआ, 137 इकाई। चलिए यहाँ पर जो आंकड़ा दिया था इसका तो हमने माध्यक ज्ञात कर दिया, अब हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सारणी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सारणी हमने बना लिया, पहले समूह में लिख दिया मासिक खपत जो कि इकाइयों में है, उपभोक्ताओं की संख्या हमने लिख दिया इसमें, और यही हम लोग का यफ हो जाएगा, यही बारंबारता है और इसका समीशन का, इसका योगफल का जरूरत हमें पड़ेगा, है ना। ये कैपिटल सिग्मा है और यफ, इसका तो योग अभी हमने पिछले इसमें किया था, है ना, जब यहाँ पे माध्यक हम लोग ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें इनका योगफल 68 प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग वर्ग चिन्ह यक्साई का वैल्यू ज्ञात करते थे। यक्साई का वैल्यू सिंपल आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इन दोनों का आपको योग करना रहता है और फिर आपको 2 से भाग देना रहता है। जो भी ऊपरी वर्ग सीमा है, निचली वर्ग सीमा, इनका योग करके आपको आधा करना रहता है। इनका जब आप योग कर देंगे तो 6 दूना 12 13 14 15, मतलब 150 आ रहा है इन दोनों का योगफल, और जब उसमें 2 से भाग देंगे तो आपको सिंपल 75 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर इन दोनों का जब भी आप योग कर देंगे और योग करेंगे तो 190 प्राप्त हो रहा है, और उसका जब आप आधा कर देंगे तो 95 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसका जब आप योग कर देंगे तो इन दोनों का योग करके तो 115 आपको प्राप्त होगा। बार बार यहाँ पे देख रहे हैं 20 जुड़ते जा रहा है ना, यहाँ पर आपको 135 प्राप्त होगा और यहाँ पे 135 हो गया तो यहाँ पे 155 प्राप्त होगा, 100 यहाँ पे 75 प्राप्त होगा, यहाँ पे 195 प्राप्त होगा। जो भी आपको वर्ग अंतराल दिया है, ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा को हम योग करके 2 से भाग दे रहे हैं, तो यही जो कुछ भी आएगा उसको सिंपल आप नोट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, कल्पित माध्य माना रहता है, एक माध्य की कल्पना कर लीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर इसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, इसी को ए हमने मान लिया। अब यहाँ पे विचलन डी आई का हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं, यक्स आई ऋण ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का तो वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, बाकी यहाँ पे प्रत्येक मान के लिए यहाँ पे विचलन डी आई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है आपको पहले मान के लिए यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देना है, एक्स आई के स्थान पर यहाँ पर 75 है और ऋण ए के स्थान पर तो हमने फिक्स कर दिया, कितना है 135। जब इसका आप अंतर कर देंगे, ऋणात्मक मान अधिक ऋणात्मक की संख्या बचेगी, है ना, तो 135 में से हम लोग 75 घटा देते हैं, इकाई अंक पे तो आपको 0 ही मिलेगा, 7 दूना 14, मतलब यहाँ पे आपको 60 प्राप्त हो रहा है, ऋण 60। ठीक है, यहाँ पर 5 में से 5 घटा दिया, 0 मिला, यहाँ पे 13 है
13 में से 7 घटा देंगे तो सिंपल आपको 6 प्राप्त होगा। ऋण 60 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20-20 का वर्ग अंतराल आपको प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर आपको ऋण 40 प्राप्त होगा। आपको क्या कर देना है, XI के स्थान पर 95 और A के स्थान पर ही 135 प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऋण 40 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे आपको ऋण 20 प्राप्त होगा। यहाँ पर A और XI का वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पर 0। यहाँ पर उसी प्रकार से आपको 20 प्राप्त होगा और यहाँ पर 40 मिलेगा। यहाँ पर आपको 60 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे विचलन के प्रत्येक मान में यहाँ पे 20 से भाग जा रहा है ना, तो यहाँ पे यच वर्ग माप को भी हम लोग 20 मान लेते हैं। तो यहाँ पे UI का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर देते हैं, जो कि हो जाएगा अंश में विचलन और हर में यहाँ पे यच। यहाँ पे यच के स्थान पर हम लोग सिंपल 20 मान लेंगे। अब यहाँ प्रत्येक मान में 20 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे 20 तिहाई 60 हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण 20 दूना 40, 20 से कम 20, 20 में 0 से भाग देंगे 0, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। यह आपको मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो FI है, इनका आपको योगफल चाहिए होता है, जो भी बारंबारता है, और यहाँ पे UI इनका गुणनफल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं FI गुणते यहाँ पे UI लिख देते हैं। चलिए गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12 ऋण 12, यहाँ पे 5 दूना 10 ऋण 10, यहाँ पे ऋण 13, यहाँ पर तो आपको 0 ही मिलेगा, यहाँ पर आपको 14 ही मिलेगा, और यहाँ पे 8 दूना 16 ही मिलेगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12 मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे जो ऋण 12 है और यहाँ पे प्लस 12, इनका आपको योगफल भी करना रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल सिग्मा, इनका योगफल FI UI। चलिए यहाँ पे ऋण 12 और धन 12, यह तो आपस में घट के 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक मान को साथ में और धनात्मक मान को साथ में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपको ऋण 23 मिलेगा, ऋणात्मक वैल्यू को हमने जोड़ लिया, धनात्मक वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 30 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक की वैल्यू अधिक है, यही बचेगा, और वो भी क्या, धन 7 बचेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे वर्गमाप, यह वैल्यू भी हमें ज्ञात है, यह मान की भी आवश्यकता पड़ेगी, यह दोनों ज्ञात है। और यहाँ पे कल्पित माध्य को लिख देते हैं, वर्गमाप को भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वर्गमाप, जो यच हमने माना था वह 20 माना हुआ है, कामा कल्पित माध्य जो A है, इसको हमने 135 माना हुआ है। ठीक है, बाकी यह वैल्यू भी हमने ज्ञात कर लिया और इस मान को भी ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं पग विचलन विधि द्वारा हल। पग लिखते हैं आंकड़ों का माध्य x बार बराबर A प्लस यच कोष्टक में समीशन FI UI और हर में समीशन FI कोष्टक बंद x बार बराबर A का वैल्यू कितना है, कल्पित माध्य 135 प्लस एच का वैल्यू कितना है, वर्गमाप 20 है, और गुणते, और यह समीशन FI UI इसका वैल्यू 7 है, और हर में समीशन यह 68 है। x बार बराबर 135, यह माध्य हम लोग ज्ञात करें, प्लस अंश और यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर भाग देंगे, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 2 चौका 8, मतलब यहाँ पे 4 से भाग जा रहा था। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने दे लिया, फिर यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं, तो यहाँ पर इसको 2 से भाग देंगे तो इसको आधा 5 कर देगा, इसको भी आधा कर देते हैं, 17 दूना 34 हो जाएगा। अंश में बचा हुआ है 7 5 है 35, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, गुणनफल यहाँ पे 35 मिला, और यहाँ पे हर में कितना बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 17 दूना 34 एक बार हम लोग भाग दे लेते हैं। 35 में जब आप 17 से भाग देंगे तो भागफल आपको इतना ही प्राप्त हो रहा है, आगे भाग जाएगा, दशमलव बिंदु के 3 अंक स्थान तक हमने ले लिया। अब यहाँ पे 2 अंक तक लेने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू देख रहे हैं 5 से अधिक है, तो इसमें सिंपल हम लोग 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x बार बराबर 135, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2.0, और यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, 5 के स्थान पर 1 जोड़ दिया, ये हो गया। जोड़ देते हैं x बार बराबर, अब यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, और 0.06 आपको प्राप्त हुआ, इतना ही इकाई आपको प्राप्त हुआ। जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसका यहाँ पर हमने माध्य ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के बाद आपको बहुलक भी ज्ञात करना है। चलिए बहुलक भी ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों के बारंबारताओं पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो भी सबसे अधिक बारंबारता रहेगी उसको पहले देखिए। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 20 की। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग आपको यही प्राप्त होगा, बहुलक वर्ग यह हो गया। अब यहाँ पे
यल की भी आवश्यकता पड़ती है ना, जो कि यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा रहता है। इसका वैल्यू यल का वैल्यू 125 हो जाएगा। और साथ साथ यही आपका F1 रहता है फार्मूले में F1। और जो यहाँ पे जो भी बहुलक वर्ग है उसके जो पहले वाला वर्ग रहता है उसकी जो बारंबारता रहती है वही होता है F0। और फिर यहाँ पे F2 भी रहता है, जो कि यहाँ पे बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला जो वर्ग है, वर्ग अंतराल रहेगा, उसका यहाँ पे बारंबारता, तो यहाँ पे यह हो जाएगा F2। और यहाँ पे H वर्ग माप की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 125 से 145 यानी कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है ना। तो जो यहाँ पे H रहेगा उसका वैल्यू सिंपल 20। सबको नोट करते हैं और फार्मूले को भी नोट करते हैं। सारणी में हमने देखा सबसे अधिक बारंबारता 20 था, और तो यहाँ पे बहुलक वर्ग बना 125 145। बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा यही है 125। वर्ग माप यह कितना बढ़ रहा है, यह 20 बढ़ रहा है। बहुलक वर्ग की बारंबारता यह प्रश्न में आपको दिया हुआ है, मतलब सारणी में 20 ही दिया हुआ है। और यहाँ पे यही है F1 आपका। और यहाँ पे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो F0 है, ये हमने बताया आपको 13 है। और यहाँ पे बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता जो F2 है, ये हमने बताया आपको 14 है। तब यहाँ पे बहुलक के लिए फार्मूला ही होता है L प्लस कोष्टक में F1 ऋण F0 और हर में 2F1 ऋण F0 ऋण F2 और गुणते यहाँ पे कोष्टक बंद रहता है, गुणते H रहता है। चलिए यहाँ पे सबका वैल्यू प्रतिस्थापित करिए। L का वैल्यू कितना 125 प्लस F0 का वैल्यू यहाँ पर यह है, नहीं F1 का यह है 20, तो यहाँ पे 20 हो गया। ऋण F0 का वैल्यू 13 हो गया। यहाँ पे 2 गुणते F1 का वैल्यू 20, यहाँ पे ऋण F0 का वैल्यू 13, ऋण F2 का वैल्यू 14, और यहाँ पे गुणते H का वैल्यू वर्गमाप कितना है 20। ये हमने 20 को प्रतिस्थापित कर दिया। 125 प्लस यहाँ पर अंतर कर देंगे तो सिंपल आपको 7 प्राप्त होगा, है ना। 20 में से 13 घटा देंगे 7, हर में 20 दूना 40, ऋण यहाँ पे जोड़ देते हैं 4 3 7 हो गया, और यहाँ पे 2 1 3 हो गया, गुणते यहाँ पर 20 है। यहाँ पे 125 प्लस यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं 7 का 20 का, 7 दूना 14 और एक जीरो लग जाएगा, 140 हो गया। अंतर कर देंगे तो यहाँ पर आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। 13 से 140 में भाग दिया जाएगा तो भागफल आपको इतना प्राप्त होगा 10.969 आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 5 से अधिक है, इसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 125 प्लस यह 10 यहाँ पे लिख देते हैं 9 7 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद तो यहाँ पे 9 7 ही रहेगा, यहाँ पर 0 जोड़ देंगे तो 5 ही मिलेगा, यहाँ पर जोड़ देंगे 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1। इतना ही आपको बहुलक प्राप्त हो रहा है, आंकड़ों का लिख देते हैं इकाई। ठीक है, इतना ही आपको बहुलक प्राप्त हुआ। साथ साथ आपको तुलना भी करने के लिए दिया। यहाँ पे 13 7 91 होता है, तो यहाँ पर 7 ही रहेगा, यहाँ पर भी 7 रहेगा। ठीक है, 135.77 इकाई आपको प्राप्त हो रहा है बहुलक। चलिए अब यहाँ पे तुलना भी करने के लिए दिया था, तो सभी मानों को एक बार देखेंगे ना। तो यहाँ पर आपको बहुलक प्राप्त हो रहा है 135.77 इकाई, और यह आपको प्राप्त हो रहा था, माध्य प्राप्त हुआ था 137.06 इकाई। और यहाँ पे इसकी बात करें यह माध्य की, तो यहाँ पर आपको 137 इकाई प्राप्त हुआ था। इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि तीनों मान क्या हैं, लगभग बराबर ही हैं। ठीक है, 137 135 इसी प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ तीनों की तुलना करने पर हमें यही प्राप्त हो रहा है कि तीनों मान लगभग बराबर ही हैं। नीचे लिख देते हैं, अतः इस स्थिति में तीनों मापें लगभग समान है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 हल हुआ। पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने जो भी आंकड़ा दिया था उसका हमने माध्य भी ज्ञात करना सीखा, माध्यक भी और बहुलक भी ज्ञात करना सीखा। प्रश्न नंबर 2 दे दिए गए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको माध्यक पहले ही दे दिया गया है, और x और y यहाँ पे अज्ञात मान है, इनको हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हमें दे दिया गया 0 से 10, 10 से 20, और इनकी बारंबारताएँ भी साथ साथ दे दिए गए, और सबका योगफल भी आपको यहाँ पे 60 दे दिया गया है ना। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग सारणी को बनाते हैं और यहाँ पे संचयी बारंबारता को ज्ञात करते हैं। सारणी को हमने बना लिया, यहाँ पर हम लिख दिया संचयी बारंबारता, यहाँ पर लिख देते हैं 5, और यहाँ पर इन दोनों का योग हमें करना पड़ेगा, है ना, 5 और x का। तो यहाँ पे चलिए x + 5 हमने लिख दिया। अब इसके साथ फिर यहाँ पे 20 को भी जोड़ना पड़ेगा।
तो यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे 20 5 25 हो जाएगा। अब इसके साथ फिर यहाँ पे 15 को, तो यहाँ पे यक्स प्लस इनका योगफल कर देंगे ना, तो यहाँ पे 40 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस वाई, तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 40, ठीक है। और फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए, यक्स प्लस वाई और प्लस यहाँ पे 40 और 5 45 हो जाएगा। ये हो गया। और यहाँ पे प्रश्न में हमें दिया है माध्यक, हमको प्रश्न में ही दे दिया गया, यहाँ पे 28.5 दिया हुआ है। देख लेते हैं 28.5 आएगा किस में। 28.5 इसी वर्ग अंतराल में आएगा, है ना। यहाँ पे 20 से 30 तक है, तो इसी में आपको यही आपको माध्यक वर्ग प्राप्त हुआ, ठीक है। यह हो गया। तब इसके सापेक्ष हम बता देते हैं, यह वाला वैल्यू आपका यह प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह आपको माध्यक वर्ग प्राप्त हो गया। तब लिख देते हैं माध्यक वर्ग बराबर आपको 20 से 30 मिला। तो यहाँ पर आप यल का भी वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, जो माध्यक वर्ग का निम्न वर्ग सीमा रहेगा, जो कि यल का वैल्यू 20 हो जाएगा। वर्ग माप यदि यच की बात करें तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है ना। 20 से 30 कितना बढ़ा है वर्ग अंतराल, ये 10 का है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर आपको 10 दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर यफ का भी वैल्यू का आपको आवश्यकता पड़ता है, जो कि यहाँ पर माध्यक वर्ग का जो बारंबारता रहता है ना, यही आपका यफ है। और ये आपका जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल रहता है, उसका संचयी बारंबारता को आपको आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मतलब यही आपका सी एफ है। चलिए ये हो गया एच कामा यफ का वैल्यू है 20 कामा सी एफ है यक्स प्लस 5 है। तब फार्मूला हम लिख देते हैं, माध्यक बराबर यल प्लस कोष्टक में n/2 ऋण सी एफ और हर में क्या रहता है एफ, और यहाँ पे गुणते एच रहता है। तो माध्यक का भी वैल्यू आपको दे देगा, साथ साथ एन का वैल्यू यही आपका एन है। यहाँ पे सभी बारंबारताओं या भी ये भी कह सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, कितने प्रेक्षण है कुल 60, तो यही है। सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। माध्यक का भी वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना 28 है, 28.5 दिया हुआ है बराबर यल का वैल्यू 20 प्लस एन का वैल्यू 60, 60/2 हो जाएगा ऋण सी एफ का वैल्यू कितना है, सी एफ का वैल्यू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस 5, है ना। सी एफ का वैल्यू यहाँ से हमने ज्ञात किया। यहाँ पे इसको कोष्टक में करके लिखते हैं क्योंकि बाहर ऋण है। और हर में क्या है यफ का वैल्यू कितना, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पर 20 हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पे घूरते हैं, यच का वैल्यू कितना है, यहाँ पे यच का यहाँ पे 10 है, 10 हमने लिख दिया। ये प्लस में बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। 28.5 है और ऋण 20 हो जाएगा बराबर किधर, यहाँ पर तो ये हो गया 30, ठीक है। 60 का आधा 30 हो जाएगा और ऋण, चलिए कोष्टक खोल ही देते हैं, ऋण का दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे ऋण एक्स हो जाएगा और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, ऋण 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे अंश और हर में से यह विभाजित हो रहा था, विभाजित कर लेते हैं। 10 एकम 10, 10 दूना 20 और हर में क्या है 2 है, ठीक है। हर में भी 2 है, बाकी सब यहाँ पे विभाजित हो गया। ये प्लस में था बराबर को हमने माइनस में भेज दिया और जो कुछ यहाँ पे था उसको हल कर दिया है ना। इसमें केवल हमने भाग दे दिया हुआ है, यहाँ पे ऋण का गुणा कर दिया हुआ है, अंश और हर को यहाँ पर हमने 10 से विभाजित कर दिया है, तो यहाँ पर केवल हर में 2 बचा है। तो यहाँ से यदि आप 20 घटा देंगे तो 8 ही बचेगा, 8.5 प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे 20.8 नहीं 28.5 में से 20 हमने घटा दिया। अब यहाँ पे हर में 2 है ना, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, अंश में चला जाएगा, 2 के साथ गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे 30 में से 5 घट रहा है, यहाँ पर बचेगा कितना 25 और यहाँ पे ऋण यक्स 8.5 का दोगुना 8 दूना 16 17 हो जाएगा, 17 हो गया। और यहाँ पे चलिए जो ऋण यक्स है एक बार नोट करते हैं पहले, यहाँ पे केवल इसका हमने 2 गुना किया हुआ है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पे ऋण एक्स है। अब यहाँ पे ऋण एक्स है ना, इसको हमें धनात्मक करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसको बराबर किधर पक्षांतर कर देते हैं और 17 को बराबर को उधर, तो यहाँ पे ये ऋणात्मक एक्स से बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा। 25 अपनी जगह पर ही है और यह प्लस में बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 17। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू
25 में 17 घटा देंगे तो आपको सिंपल 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। और यहाँ पे जब भी संचयी बारंबारता आप ज्ञात कर दें तो सभी प्रेक्षणों का आपको साथ साथ योग भी प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे यह वाला वैल्यू और यहाँ पे यह वाला वैल्यू, यह दोनों सेम ही रहता है ना। यह हो गया। तथा यहाँ पे यक्स प्लस वाई और प्लस 45 इन तीनों का योगफल यह 60 के बराबर है। यह सभी प्रेक्षणों का योग ही रहता है। अब यहाँ पे यक्स का वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं। चूँकि यक्स बराबर 8 है, इसलिए यहाँ पे यक्स के स्थान पर हमने सिंपल 8 प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस यहाँ पे वाई और प्लस यहाँ पे 45 और बराबर किधर है 60। और हल करते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा वाई बराबर, यह दोनों प्लस में है, आपस में जुड़ जाएंगे। 8 5 13 43, मतलब यहाँ पे 53 ही हो जाएगा। इन दोनों का योगफल 45 और 8 का योगफल 53 हो जाएगा। इधर प्लस में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ऋण यहाँ पे हमने 53 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको y का वैल्यू 7, अतः यहीं पे नीचे लिख देते हैं। अतः x और y के मान क्रमशः, यहाँ पे x का पहले लिखते हैं 8 और 7 है। तो इस प्रकार जो भी हमें सारणी दे दिया गया था, इसमें जो भी अज्ञात मान थे x और y, इसका मान हमने ज्ञात कर दिया। प्रश्न 3 दिया हुआ है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर जो आंकड़े दे दिए गए। आंकड़े यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से हैं। आयु वर्षों में यहाँ पे 20 से कम वर्ष की आयु वाले धारकों की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पे 25 से कम कितना है, 6 है। तो इसी प्रकार से हम लोग संचयी बारंबारता भी ज्ञात करेंगे, है ना। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे 20 से कम दे दिया गया है ना, तो इसको आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे यह 20 से हो जाएगा 25 तक, यहाँ पर यह 20 से 25 के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, यह 25 से फिर 30 के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर यह 30 से लेकर यह 35 तक के लिए हो जाएगा। यह कुछ इसी प्रकार से लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हमने आपको बताया था, देखिए यह उदाहरण कुछ इसी प्रकार से था जो यहाँ पे उदाहरण 7 दिया था। यहाँ पे ऊंचाई दे दिया गया था सेंटीमीटर में, 140 सेंटीमीटर से कम लड़कियों की संख्या यहाँ पर दे दिया गया था। तो यहाँ पर सारणी किस प्रकार से बनाया गया था, पहला में तो ठीक लिखा गया है 140 से कम, और जो यहाँ पे दूसरा बनाया गया है वर्ग अंतराल, ये किस प्रकार से 140 को लिख दिया गया है, और यहाँ पे जो 145 दिया था उसको नोट कर दिया गया है ना। इसी प्रकार सिंपल आपको वर्ग अंतराल बना लेना है। तो चलिए हम लोग पहले वर्ग अंतराल भी बनाते हैं और बारंबारता भी लिख देंगे और संचयी बारंबारता को भी लिखते हैं। यहाँ पर इसको वर्ग अंतराल करके हम लोग लिख देंगे, और जो यहाँ पर यह दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि यहाँ पे एक जीवन बीमा एजेंट यहाँ पे 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन, मतलब यहाँ पे सारणी बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धारकों की संख्या कुल कितना है, 100 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि पॉलिसी धारकों की संख्या 2 लिखा गया है, फिर 6 लिखा गया है, यहाँ पे 24 लिखा गया है, यहाँ पे 45। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें एक 100 भी आ रहा है। तो यह जो आपको मान दे दिया गया, यह बारंबारता नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पर यह आपको संचयी बारंबारता दिया हुआ है ना। क्योंकि यदि हम लोग इन सबका सभी बारंबारताओं का योगफल भी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक मान 100 है ना, इसको जोड़ेंगे तो 100 नहीं आएगा। यह आपको क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बारंबारता को भी ज्ञात कर लेते हैं। बारंबारता हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 20 से कम के लिए तो 2, ठीक है, 20 से कम की बारंबारता यहाँ पे 2 दे दिया गया है, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 20 से 25 रहेगा वर्ग अंतराल, इसके लिए यहाँ पर इस मान को भी जोड़ा गया है ना। तो इसमें क्या जोड़कर 6 किया गया है, तो वैल्यू है 4। तो यहाँ पे 6 में से हम लोग सिंपल 2 को घटा देंगे तो वैल्यू हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे 20 से 25 आयु है ना, जो 20 से 25 आयु वाले पॉलिसी धारक हैं, उनकी यहाँ पे बारंबारता कितना है, 4 है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 24, यहाँ पे 24 है, 24 में से यहाँ पर आप पहले वाला घटा दीजिएगा। यहाँ पे 24 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर आपको 18 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे 25 से 30 जो आयु है, इनकी यहाँ पे बारंबारता कितना, 18 है। इस प्रकार से आपको बारंबारता को भी ज्ञात कर लेना है ना। इस प्रकार हमने सारणी बना लिया। पहले समूह में लिख दिया आयु वर्षों में, जो कि वर्ग अंतराल है, बारंबारता भी ज्ञात करना है। और यहाँ पे तीसरे समूह में लिख दिया पॉलिसी धारकों की संख्या, जो कि है संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे 20 से कम, यहाँ पे इनकी बारंबारता कितना है, 2, और यहाँ पर बताएं इसका हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको
है ना, यहाँ पर प्रत्येक पिछले वाले में से जो आगे वाला है इसमें से पीछे वाले को घटा दीजिए। इस प्रकार से आप इनकी बारंबारताओं को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देना है, 6 में से आपको क्या करना है, 2 को घटाना है। तो यहाँ पर आपको इसकी बारंबारता 4 ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे 24 में से आपको 6 को घटाना है। यहाँ पर हमने बताया था 18। यहाँ पर क्या कर देना है, 45 में से आपको 24 को घटाना है। तो यहाँ पर घटा देंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पर 21 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपको 78 में से 45 घटाना है बराबर। तो यहाँ पर घटा देंगे तो 3 मिलेगा और यहाँ पर 4 3 7 3 मिलेगा, 33 हो गया। यहाँ पर 89 में से 78 घटाना है तो यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 92 में से 89 आपको घटाना है तो यहाँ पर आपको 3 प्राप्त होगा। यहाँ पे 98 में से 92 घटाना है तो यहाँ पर आपको 6 प्राप्त होगा। ये हो गया। और यहाँ पर 100 में से 98 घटाना है तो इसकी बारंबारता आपको 2 प्राप्त हो गया। सबकी हमने यहाँ पर बारंबारताओं को ज्ञात कर लिया और इनका योग करेंगे तो यही n बराबर आपको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। अब यहाँ पे n का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे माध्यक जो वर्ग है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ लिख देते हैं n बराबर 100, तब n बटा 2 बराबर यहाँ पे 100 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 वहाँ लिख देते हैं, प्रेक्षण हमें लेना है। 45 तक तो इसमें आएगा, वह इसी में आएगा, है ना। जो यहाँ पे 50वां प्रेक्षण होगा तो इसके संगत यहाँ पे जो माध्यक वर्ग हमें प्राप्त हुआ यही। बाकी अब हम लोग सभी मान को ज्ञात कर लेंगे। यल का वैल्यू कितना, 35, और यहाँ पे जो यफ है यही तो यफ है और यही तो है सी एफ। ठीक है, जो भी माध्यक वर्ग है उसके पहले वाला जो वर्ग है उसकी यहाँ पर संचयी बारंबारता को हमें लेना रहता है ना। और यहाँ पे यफ क्या होता है, यहाँ पे माध्यक वर्ग का बारंबारता। यहाँ लिख देते हैं माध्यक वर्ग हमें 35 40 प्राप्त हुआ था। तो यल का वैल्यू जो भी माध्यक वर्ग रहेगा उसकी निम्न वर्ग सीमा, तो यहाँ पर यह है, इसका वैल्यू 35। यच का भी वैल्यू चाहिए जो वर्गमाप होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना, या इनका अंतर कितना है, 5। यह हमें ज्ञात हो गया। और हमें यहाँ पे यफ का वैल्यू चाहिए। तो यफ का वैल्यू तो हमने बताया यहाँ पर 33 है, कामा जो सी एफ है उसका वैल्यू यहाँ पर 45 है। बस यहाँ पर डायरेक्ट अब हम लोग माध्यक ज्ञात कर देते हैं। माध्यक बराबर यल प्लस n बटा 2 ऋण सी एफ, और हर में यफ रहता है, कोष्टक बंद, गुणते यच रहता है। यहाँ पे तब करके लिख देते हैं, तब माध्यक ये हो गया। यल का वैल्यू 35 है प्लस n बटा 2, इसका वैल्यू हमने ज्ञात किया था 50 है। यहाँ पर 50 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। ऋण सी एफ का वैल्यू यहाँ पे 45 है, यहाँ पे ये 45 हो गया। हर में यफ का वैल्यू कितना है, 33, तो यहाँ पर हमने 33 प्रतिस्थापित कर दिया। गुणते यच का वैल्यू कितना है, 5, चलिए 5 हमने प्रतिस्थापित कर दिया बराबर 35 प्लस ये कोष्टक में ही करके लिख देते हैं। यहाँ पे 50 में से 45 घटा देंगे, सिंपल आपको 5 बचेगा, और गुणते यहाँ पर 5 है और हर में है 33, और हल कर देते हैं। 35 प्लस 5 5 25 हो जाएगा, 25 हो गया, और हर में है 33। भाग देने पर आपको भागफल यही प्राप्त हो रहा है, 35 प्लस यहाँ पर 25 में 33 से आप भाग देंगे 0.757 पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 0.76 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 35.76 आपको प्राप्त होगा। यही आपको जो भी आंकड़ा दिया गया है उसका आपको माध्यक प्राप्त हो रहा है 35.76। यह है आयु ही है, ठीक है। तो जो भी आंकड़ा दे दिया गया था उसका हमने सिंपल माध्यक ज्ञात कर लिया। यहाँ पर माध्यक आयु हमने ज्ञात कर लिया जो कि है वर्षों में, ठीक है। प्रश्न 4 दिया हुआ है, एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। इस प्रकार से सारणी बनाया गया। एक समूह में लंबाई लिखा गया है जो कि मिलीमीटर में है, और दूसरे समूह में पंक्तियों की संख्या लिखा गया है 118 से 126 मिलीमीटर। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं जिनकी लंबाई है 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर तक। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितना है, ऐसी पंक्तियां हैं 3। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सारणी दे दिया गया, और सारणी में हम लोग देख रहे हैं ना कि 126 तक दिया हुआ है ना,
यहाँ पे इस वर्ग की जो ऊपरी वर्ग सीमा है 126 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि निचली वर्ग सीमा 127 है। यहाँ पर आगे आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको माध्यक ज्ञात करना है, साथ साथ नीचे आपको संकेत भी दिया हुआ है। संकेत आपको दिया हुआ है ना कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। सतत मतलब यहाँ पे यह जैसे 126 है तो यहाँ पर भी 126 हो, इसी प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 126 है तो यहाँ पे 127 दे दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्या करेंगे, क्योंकि सूत्रों में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है ना, सतत यहाँ पे मानना है, मतलब यहाँ पे 126 है तो यहाँ पर भी 126 से ही स्टार्ट होना चाहिए था। तब ये वर्ग कुछ आपको इस प्रकार से करना है, जैसे यहाँ पर 118 है ना, तो इसको क्या कर दिया गया है, 117.5 कर दिया गया। और जो यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 126.5 कर दिया गया। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ग अंतराल है, इसको 126.5 से स्टार्ट किया गया, और यहाँ पे 135 इसको 5 कर दिया गया। तो इसको देखिए सतत बनाने के लिए क्या कर रहा है कि यहाँ से 0.5 कम कर दे रहा है, और यहाँ पे 0.5 अधिक कर दे रहा है ना। यहाँ पे 0.5 कम, यहाँ पे 0.5 अधिक, तो यहाँ पर भी 0.5 कम करेंगे तो यहाँ पे 127 है, 0.5 कम कर देंगे तो ये 126.5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये अधिक किया गया तो यहाँ पे 126.5 हो गया। जो भी निचली वर्ग सीमा है इसमें से 0.5 आप घटा दीजिए, और जो भी ऊपरी वर्ग सीमा है इसमें 0.5 आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सतत वर्गमाप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे देखिए 1 2 हम लिख कर यहीं पे दिखा देते हैं। यहाँ से 0.5 कम कर देंगे तो यहाँ पे 117 आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 आप अधिक कर देंगे तो 126 आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको कम करना है तो यहाँ पर 126 मिलेगा, ठीक है, 126.5 हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 हमने कम कर दिया, यहाँ पर अधिक कर देते हैं, 135 यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0.5 कम करेंगे तो इस प्रकार से जो भी आप वर्ग अंतराल पा रहे हैं ना वह सतत है। देख रहे हैं यहाँ पर 126.5 पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे 126.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप वर्ग अंतराल को बना लेंगे। और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या हम लोग लिख देते हैं ना, पहले हम लोग सारणी बनाते हैं। इस प्रकार हमने सारणी बना दिया। पहले समूह में लिख दिया लंबाई मिलीमीटर में, जो कि वर्ग अंतराल है, और यहाँ पे पंक्तियों की संख्या बारंबारता हो गया। संचयी बारंबारता को हम लोग ज्ञात करते हैं क्योंकि हमें माध्यक ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया था वो सतत नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर जो निचली वर्ग सीमा थी उसमें से हमने 0.5 कम कर दिया हुआ है, जो ऊपरी वर्ग सीमा थी उसमें 0.5 हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमें सतत वर्ग अंतराल प्राप्त हो रहा है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पे 126.5 पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर भी 126.5 से शुरू हो रहा है। 135.5 पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर भी 135.5 से शुरू हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमें सतत वर्ग अंतराल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 ही लिख देंगे, यहाँ पे 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 9 जोड़ देंगे, 8 दूना 16, 1 17 मिलेगा। यहाँ पर जब फिर 12 आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, इकाई अंक 9, और यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। यहाँ पर फिर 5 हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 34 प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो 38 मिलेगा। यहाँ पर जो 2 जोड़ देंगे तो आपको सिंपल 40 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न में भी आपको पहले ही दे दिया गया था कि एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई, यहाँ पे सभी बारंबारताओं को जोड़ते हैं तभी भी आपको 40 ही प्राप्त होता है। यहाँ पर n बराबर आपको सिंपल 40 प्राप्त हुआ। और जब n बराबर 40 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ n बराबर 40, तब यहाँ पे n बटा 2 बराबर यहाँ पे 40/2, तो यहाँ पे इसका आधा कर देंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। अब 20 के निकटतम जो भी संचयी बारंबारता है उसको ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये 17 तक है, 20 वाला किस में आएगा, इसी संचयी बारंबारता में आएगा। तो यहाँ पे यही आपको माध्यक वर्ग अंतराल यही बना, यही है यल का वैल्यू, और साथ साथ यहाँ पर हम लोग वर्गमाप ज्ञात कर लेंगे घटा के, और यही है आपका एफ का वैल्यू जो भी माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता, और यही है सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले का जो भी वर्ग अंतराल है उसका संचयी बारंबारता, ये एन का वैल्यू है। बाकी हम लोग सबका नोट करते हैं ना, लिखते हैं माध्यक वर्ग 144.5 से लेकर 153.5 तक है, यही माध्यक वर्ग है। यहाँ पे यल बराबर 144.5, यह हो जाएगा। एच का भी वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, तो यहाँ पे इस वैल्यू में से हमें यह वाला मान हमें घटाना पड़ेगा, घटा देते हैं। तो यहाँ पे 153.5 है, यहाँ से 144.5 आपको घटाना है, यह तो घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक हाथ से दे देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में 4 घटेगा तो 9 बचेगा, केवल 9 बच रहा है।
चलिए यहाँ पे एच जो है वर्गमाप, इसका वैल्यू हमें 9 प्राप्त हुआ। साथ ही साथ एफ का भी वैल्यू नोट कर देते हैं जो कि हमें 12 प्राप्त हुआ है। सी एफ का भी वैल्यू नोट कर देते हैं जो कि हमें यहाँ पे 17 प्राप्त हुआ है। तब यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं, लिख देते हैं माध्यक बराबर यल प्लस कोष्टक में n/2 ऋण सी एफ और हर में एफ रहता है गुणते यहाँ पे एच है बराबर यल का वैल्यू कितना 144.5 प्लस n/2 का वैल्यू हमने ज्ञात किया था तो 20 प्राप्त हुआ था ऋण सी एफ का वैल्यू है यहाँ पे 17 और हर में क्या है एफ का वैल्यू 12 गुणते एच का वैल्यू है 9। आगे हल करते हैं इसको, चलिए कोष्टक में ही करके लिख देते हैं। यहाँ पे 144.5 प्लस यहाँ पे घटा देते हैं 20 में 17 घटेगा तो 3 ही बचेगा, 3 गुणते 9 और हर में कितना है 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 144.5 और प्लस 1 का 9 में गुणा करेंगे तो हमें 9 ही प्राप्त होगा और हर में है 4। 144.5 प्लस यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बार तो भाग चला जाएगा, दशमलव बिंदु लगाएंगे, 1 और 0 हो जाएगा है ना, 10 हो जाएगा, तो फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ पे जो 10 है 10 में से 8 घटा देंगे तो सिंपल आपको 2 बचेगा और दशमलव बिंदु हम लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, इतना ही आपको प्राप्त हुआ। इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, 5 2 7 हो जाएगा और 2 यहाँ पर जोड़ देंगे 6 4 6, इतना ही आपको माध्यक ज्ञात हुआ जो कि ये लंबाई दिया था हमें मिलीमीटर में। पत्तियों की यह माध्यक लंबाई है जो कि लिख देते हैं मिलीमीटर में, यह लंबाई है। प्रश्न 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से हमें सारणी दे दिया गया है, नीचे दिया गया कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें माध्यक ज्ञात कर देंगे तो एकदम ठीक हमें बीच वाला ज्ञात हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है कि जीवन काल ये घंटों में 1500 से 2000 तक, इतना जीवन काल तक चलने वाले लैंपों की संख्या कितना है 14 है। यहाँ पे 2000 से 2500 घंटों चलने वाले लैंपों की संख्या कितना है 56 है। चलिए यहाँ पर सारणी को बनाते हैं और संचयी बारंबारता भी लिखते हैं। यहाँ पर सारणी हमने बना लिया, पहले समूह में लिख दिया जीवन काल जो कि घंटों में है, यही हो गया वर्ग अंतराल, लैंपों की जो संख्या यही बारंबारता हो गया, संचयी बारंबारता को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो 2000 तक के लिए यहाँ पर यही हो जाएगा 2000 के लिए यहाँ पर 14 ही, यहाँ पे संचयी बारंबारता 14 हो जाएगा, यहाँ पर 25,000 तक, इन दोनों का योग कर दीजिए तो यहाँ पर जोड़ देंगे ना तो 6 4 10 को 0, 1 हासिल बनेगा, 5 1 6, 1 हासिल 7 हो जाएगा, यह 70 हो गया संचयी बारंबारता। फिर यहाँ पे 60 को जोड़ दीजिए, 6 दूना 12 1 13, 130 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको जोड़ देना है 86 को, तो इकाई अंक में तो 6 ही मिलेगा और जहाँ का अंक है जब जोड़ते हैं 8 3 11 हो गए 1, फिर यहाँ पर 1 हासिल बनेगा जो कि 1 में जोड़ देंगे 2, 216 हो गया। फिर इसमें 74 जोड़ दीजिए, 6 4 10 को 0, 1 हासिल बनेगा, 7 1 8, 1 हासिल 9 और यहाँ पर 2, 290 में फिर 62 जोड़ते हैं, इकाई अंक तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर जोड़ देंगे 9 और 6 15, 15 को 5 हासिल 1 बना, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 48 में जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 1 हासिल बना, 5 4 9, 1 हासिल 10, तो 10 को 0 फिर 1 हासिल बना जो कि यहाँ पे 3 में जोड़ा जाएगा तो 400 प्राप्त हो रहा है। यही n बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 400 प्राप्त हो रहा है। कुल प्रेक्षणों की संख्या जो है वह 400 है। अब लिखते हैं यहाँ n बराबर कितना है 400, तब n/2 बराबर 400/2 बराबर यहाँ पे 400 में 2 से भाग देंगे 200 प्राप्त होगा। लिख देते हैं वहाँ प्रेक्षण का हमें प्रेक्षण रहेगा। 200वां प्रेक्षण किस वर्ग अंतराल में आएगा, देखिए 130 तक प्रेक्षण इसमें आएंगे लेकिन 130 के बाद ही यह मिलेगा, ठीक है, इसी में आपको प्राप्त होगा 216, ठीक है, यह 216 से कम रहेगा लेकिन यहाँ पे 130 से अधिक रहेगा, वह मिलेगा आपको इसी वर्ग अंतराल में प्राप्त होगा, ठीक है, 200वां प्रेक्षण। तो इसके लिए वर्ग अंतराल तो यही है, ठीक है। संचयी बारंबारता को देखकर हमने बता दिया कि यहाँ पे 21 वर्ग अंतराल में माध्यक वर्ग आपको प्राप्त हो रहा है। लिख देते हैं माध्यक रहेगा
वर्ग हमें प्राप्त हुआ 3000 से 3500, तब तो यहीं यल का वैल्यू हो जाएगा, कामालिक नहीं, यल बराबर 300। जो यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा रहेगी वही हो जाएगा यल का वैल्यू, और साथ साथ ये हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, यही आपका एफ हो जाएगा, और यह वैल्यू यही आपका सी एफ हो जाएगा। सी एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला जो वर्ग अंतराल रहता है उसकी संचयी बारंबारता रहता है। बस यहाँ पर हमने सबको नोट कर दिया, और उसको भी नोट कर देते हैं, एफ का वैल्यू कामा एफ बराबर यहाँ पे 86 है, ये हो गया। आगे सी एफ को भी नोट कर देते हैं, सी एफ बराबर 130 है, 130 को भी हमने नोट कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक बराबर यल प्लस एन बटा 2 ऋण सी एफ रहता है, और हर में एफ रहता है, यह कोष्टक में, और गुणते एच रहता है। एच का भी वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वर्गमाप कितने का है, मतलब इनका अंतर कर देंगे। जो उच्च वर्ग सीमा है प्रत्येक की बात करेंगे, आप यहाँ पे किसी का भी ले सकते हैं। जो भी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा है इनका अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर कर देंगे तो 500 प्राप्त होगा। एच का वैल्यू 3500 में से आप 3000 घटा देंगे तो आपको 500 प्राप्त होगा। तो यही हो जाएगा वर्गमाप एच का वैल्यू। यहाँ पे सभी मानों को हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। यल का वैल्यू कितना है? 3000 प्लस एन बटा 2, यहाँ पे 200 ही प्राप्त होगा। एन का वैल्यू 400 है, 400 में 2 से भाग दे देंगे तो यही हमने ज्ञात किया था, 200 मान प्राप्त होगा। ऋण सी एफ का वैल्यू 130, 130 हमने लिख दिया। हर में एफ का वैल्यू कितना है? 86, ये हो गया। गुणते एच का वैल्यू कितना है? 500, 3000 प्लस इसमें से हम लोग घटा देंगे तो 70 बचेगा, 200 में 130 घटा देंगे 70 बचा, और हर में कितना है? 86 गुणते यहाँ पर 500। अंशारों को यदि 2 से भाग दे देंगे तो यह तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 43 मिल रहा है। यहाँ पे 3000 प्लस 35 में 5 मतलब 500 का गुणा कर देते हैं, 2 जीरो तो लगेगा ही। 5 5 25 को 5 हासिल 2 बना, 5 3 15 16 17, और हर में यहाँ पे 43 है। यहाँ पे 3000 प्लस यहाँ पे 17500 में जब आप 43 से भाग देंगे तो भागफल कुछ आपको इतना प्राप्त होगा, 406.976 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु के 2 अंक बाद तक ही लेते हैं। इसमें यहाँ पर यह 5 से अधिक है, 6 है, तो इसमें 1 अंक हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 406.98 हो जाएगा। योग कर दीजिए। दशमलव बिंदु के बाद तो यहाँ पर 9 8 रहेगा ही, 6 को यहाँ पे 0 में जोड़ देंगे, 0 के साथ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0 ही मिलेगा, यहाँ पर 4 ही मिलेगा, और यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। इतना ही प्राप्त हुआ, जो कि यह था जीवन काल है, यही माध्यक जीवन काल है, जो कि यह रहेगा घंटे में। अतः हमने लिख दिया नियान लैंप की जीवन काल का माध्यक 3406.98 घंटे है, यही माध्यक प्राप्त हुआ। प्रश्न 6 दिया हुआ है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनाम सरनेम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। इस प्रकार से बारंबारता बंटन आपको बनाकर दिया हुआ है, अक्षरों की संख्या लिख दिया गया है, जो कि वर्गंतराल करके दिया हुआ है 1 से 4 तक। इस प्रकार कुल नामों की संख्या कितना है? 6, मतलब सरनेम है जिसमें यहाँ पे 1 से लेकर कुल 4 अक्षर हैं, 4 अक्षरों से वह जो भी सरनाम है वो लिख दिया जा रहा है। ऐसे कुल नामों की संख्या कितना है? 6 है। और यहाँ पे 4 से 7 अक्षरों ऐसे सरनेमों की जो कुल नामों की संख्या है वो कितना है? 30 है। 7 से 10 अक्षर से मिलकर बनने वाला जो कुल नामों की संख्या है वो यहाँ पे 40 है। इसी प्रकार से आपको सारणी बना कर दिया हुआ है। आगे लिखा गया है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्यक ज्ञात कर देना है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए गए हैं इनके हमें तीनों मान चाहिए। तीनों मान में यहाँ पर माध्यक भी ज्ञात कर देना है, माध्य भी ज्ञात कर देना है, यहाँ पे बहुलक भी ज्ञात कर देना है। माध्यक में हमें यही पता है कि कोई भी जो भी आंकड़ा लिखा रहता है यदि हम उसे आरोही क्रम में लिख दें तो जो भी हम लोग यहाँ पे माध्यक ज्ञात कर देते हैं वो ठीक मध्य वाला रहेगा, है ना। ठीक बीच में आपको पता चलेगा कि जो ठीक बीच में अक्षर लिखा गया है, जो यहाँ पे सरनेम है, वह कितने अक्षर का है, यह हमें पता चलेगा। और यदि हम लोग माध्यक ज्ञात करेंगे
तो हमें ये पता चलेगा कि एवरेज ज्ञात हो जाएगा। जो भी आंकड़े हैं उनका एवरेज हम लोग ज्ञात कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि एवरेज जो सरनेम है उसमें एवरेज क्या निकल कर आ रहा है, मतलब कितने अक्षरों से कितने अक्षरों की संख्याएं मिलकर सरनेम बना रही हैं, ये हमें पता चलेगा माध्य से। जब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जो भी सरनेम है उसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है ना, कौन मतलब कितने अक्षर मिलकर सबसे अधिक बार सरनेम को बनाया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहले माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग सारणी बनाते हैं और यहाँ पे संचयी बारंबारता को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में जो भी वर्ग अंतराल करके दिया हुआ है ना, तो देखेंगे कि यहाँ पे वर्गमाप मतलब जो भी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर यदि देखेंगे तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 3 नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे 16 में 3 जोड़कर यहाँ पे 19 लिखने चाहिए था, है ना, यहाँ पर 29 लिख दिया है, तो यहाँ पर 19 ही लिखना चाहिए, तभी यहाँ पे उत्तर मैच करेगा। उत्तरमाला में तो ठीक दिया है, तो यहाँ पर प्रश्न में आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे 16, ताकि यहाँ पे सभी वर्गमाप यहाँ पे समान देगा, है ना, सब सतत देना चाहिए था, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पे 19 रहना चाहिए। चलिए इस प्रकार से हमने सारणी को बना लिया। पहले समूह में लिख दिया अक्षरों की संख्या, यही वर्ग अंतराल हो गया। यहाँ पे दूसरे समूह में कुल मानों की संख्या लिख दिया जो कि बारंबारता है। यहाँ पे संचयी बारंबारता को अभी हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम सुधार कर लेते हैं, यहाँ पर 19 होना चाहिए। संचयी बारंबारता यहाँ पे 4 तक के लिए 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 तक के लिए यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा संचयी बारंबारता। फिर इसमें हम लोग 40 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 76 हो गया। यहाँ पे फिर 16 जोड़ते हैं, तो 6 6 12 को 2, 1 हासिल बना, 7 1 8 1 9 92। यहाँ पे 4 जोड़ देते हैं, 9 6 96 हो गया, और फिर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये 100 हो गया। चलिए जो यन का वैल्यू है, जो प्रेक्षणों का योगफल है, सभी प्रेक्षण मिलकर कितने हैं, प्रेक्षण 100 हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ यन बराबर 100, तब यहाँ पे यन बटा 2, 100 बटा 2 हो जाएगा, बराबर लिख देते 50वां प्रेक्षण। जो भी 50वां प्रेक्षण है उसका हमें वर्ग अंतराल को लेना है ना, तो 50वां प्रेक्षण किस में आएगा, यहाँ पे 36 तक यह है तो 76 तक इसी में वो आएगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं वर्ग अंतराल कौन सा बन रहा है, यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक वर्ग बराबर 7 से लेकर यहाँ पे 10 तक है। तब यहीं पर हम लोग सबका वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। यल का वैल्यू यही है, जो भी माध्यक वर्ग रहेगा उसकी निम्न वर्ग सीमा, तो यहाँ पर यह 7 है। चलिए हो गया। यहाँ पे वर्गमाप यच का भी वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, तो यहाँ पे अब 3 3 बार बार बढ़ रहा है ना, वर्गमाप 3 हो गया। और क्या चाहिए, जो भी माध्यक वर्ग है उसका यहाँ पे बारंबारता हमें चाहिए, तो यह हो गया यफ का वैल्यू। और यहाँ पे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो भी वर्ग अंतराल है उसकी यहाँ पे संचयी बारंबारता की आवश्यकता होता है, तो यहाँ पे सी एफ लिख देते हैं। बस इतना ही कुछ चाहिए हमें, तो यहाँ पर एफ को भी नोट कर देते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पर 40 है। ठीक है, 40, और सी एफ का वैल्यू 36 लिख देते हैं, कामा यहाँ पे सी एफ का वैल्यू है 36। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा यल प्लस एन बटा 2 ऋण सी एफ, और हर में एफ रहता है और गुणते एच रहता है। यल का वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस एन बटा 2, यहाँ पे 85 लिख देते हैं, 50। यहाँ पे सी एफ का वैल्यू कितना है, 36, ऋण यहाँ पे 36 लिख दिया हमने। एफ का वैल्यू कितना है, 40, कोष्टक बंद, गुणते एच का वैल्यू कितना है, 3। यहाँ पे 7 प्लस, यहाँ पर घटाना पड़ेगा, 50 में से 36 घटा देंगे तो 14 बचेगा। यहाँ पे 14 बटा यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे गुणते 3 लिख देते हैं। यहाँ पे अंश और 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से भाग दे लेते हैं, 2 7 14 हो जाएगा, और यह 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, तो 7 प्लस 7 में 3 का गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा। अंश में ही बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 3 7 3 21 हो गया, और हर में 20 है। चलिए यहाँ पर पहले हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 21 बटा 2 गुणते 10 लिख देते हैं। यहाँ पर 20 का हमने गुणनखंड करके लिख दिया, 2 से भाग दे लेंगे, फिर यहाँ पे 10 से जब भाग देंगे दशमलव बिंदु को एक अंक बाएं खिसका देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 7 प्लस, ये हो गया 2 से भाग देंगे किस में, तो 20 बार पहले भाग जाएगा, फिर 0.5। ठीक है, यही प्राप्त होगा। 21 का आधा क्या, नहीं 20 नहीं 10.5 प्राप्त होगा 21 का आधा। अभी आपको 10 से भाग देना है। चलिए बराबर 7 प्लस, जब यहाँ पर फिर आप 10 से भाग देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ जाएगा,
तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 1.05 प्राप्त हो रहा है। चलिए जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 7 में 1 जोड़ देंगे ना, 8 आपको प्राप्त हो रहा है। 8.05 प्राप्त हो रहा है। 8.5 यहाँ पे ये अक्षरों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए थे उसका हमने माध्यक ज्ञात कर दिया। जो भी सरनाम है उसमें माध्यक हमें प्राप्त हुआ 8.05, यह है अक्षरों की संख्या। अब चलिए साथ ही साथ हमें माध्य भी ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए हमें सारणी बनाना होगा। इस प्रकार सारणी हमने बना लिया। पहले समूह में लिख दिया अक्षरों की संख्या जो कि वर्ग अंतराल है, और दूसरे समूह में लिख दिया कुल नामों की संख्या, यही बारंबारता है। तो इसमें हम लोग पहले वर्ग चिन्ह का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, यक्षाई का वैल्यू। तो यहाँ पे यक्षाई का वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर देते हैं, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का आधा 2.5 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर 7 4 11, 11 का आधा कर देंगे तो 5.5, 5.5। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 3 बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ पर भी 3 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 10 और 7 17 हो जाएगा। 17 में जब 2 से भाग देंगे तो 8.5 होगा। 8 दूना 16, 1 17, ठीक है। इसी प्रकार से जोड़कर आप 2 से भाग देना, तो यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं। 8 3 11 हो जाएगा, 11.5 प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी जब 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14.5। यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7, 17.5 प्राप्त होगा। यही आपको वर्ग चिन्ह का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब इसी में आप किसी को कल्पित माध्य मान लेना है। चलिए इसी को हम लोग मान लेते हैं कल्पित माध्य। यहाँ पर जब आंकड़े बड़े हों तभी ये काम करते हैं ना, कल्पित माध्य मानते हैं और विचलन मानकर यहाँ पे छोटा कर देते हैं आंकड़ों को गुणा भाग करके। तो पहले तो ये घटाने का ही नियम है ना। तो यहाँ पर ये हम विचलन डी आई मान लेते हैं, यक्स आई में से ऋण ए कर देते हैं। यहाँ पर जो भी आप कल्पित माध्य मानेंगे उसके ऊपर के जो भी मान रहते हैं वो सब ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। यह वैल्यू भी ऋणात्मक प्राप्त होगा, यह भी मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे कल्पित माध्य से मान छोटे रहते हैं। तो यक्स आई के स्थान पर यहाँ पे 2.5 प्रतिस्थापित कर देना है, और यहाँ पे ए के स्थान पर पहले मान के लिए 8.5, ठीक है। पहले नहीं, यहाँ पर ए जो रहेगा प्रत्येक मान के लिए, यक्स आई का मान यहाँ पे प्रत्येक मानों के लिए चेंज होगा। तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 8.5। तो यहाँ पे दशमलव के बाद वाला स्थान तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 प्राप्त होगा। यहाँ पर सिंपल हमने एक आई के स्थान पे 2.5 रखा है और ए के स्थान पे 8.5 रख के यहाँ पे अंतर कर देंगे तो ऋण 6 में ज्ञात होगा। और जब दूसरी बार हल करेंगे एक्स आई के स्थान पर 5.5 रखेंगे और ए के स्थान पर 8.5 रखेंगे, तो यहाँ पे दशमलव बाद यहाँ पे 5 5 घट के 0 हो जाएगा। जो दशमलव के बाद वाला अंक है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो इकाई अंक बचेगा, 8 में से 5 घटा देंगे 3 ही बचेगा, ऋण 3 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 मिलेगा, इसी प्रकार से धन 3 मिलेगा और फिर यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, ठीक है। आप प्रतिस्थापित करके हल करके देखिएगा, यही आपको मान प्राप्त होगा। चलिए अब यू आई का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक मान में 3 से भाग जा रहा है। तो यू आई बराबर यहाँ पे अंश में वर्ग चिन्ह रहता है, एक्स आई ऋण ए रहता है और हर में एच वर्ग माप रहता है। यहाँ पर एच के स्थान पर हम लोग सिंपल 3 प्रतिस्थापित कर देंगे और यहाँ पे सब में हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पर 0 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 3 9। अब यहाँ पे एफ आई और यू आई का गुणनफल आपको करना रहता है। तो यहाँ पर एफ आई आपका यही है बारंबारता। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, ऋण 12 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे ऋण 30 मिलेगा और यहाँ पे 40 का 0 में गुणा कर देंगे, गुणनफल 0 ही मिलेगा। 16 का 1 में गुणा कर देंगे, 16 ही मिलेगा। 4 दूना आपको 8 मिलेगा, 4 3 12 मिलेगा। अब इन सब का आपको योगफल चाहिए होता है। यहाँ पे कैपिटल सिग्मा एफ आई यू आई, चलिए देखते हैं इनका योगफल क्या प्राप्त होगा। सबका योग करेंगे तो यहाँ पे ऋण 12 और धन 12, यह तो घटकर आपस में 0 हो जाएगा। और क्या बचा, ऋणात्मक में 30 बचा हुआ है और धनात्मक में कितना बचा हुआ है, 16 और 8। तो यहाँ पे 6 दूना 12, 13 14। यहाँ पे इनका योगफल कर देंगे तो आपको 24 मिलेगा, धन 24 और ऋण 30। तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला मान अधिक है, ठीक है। ये 24 था, ऋण 6 बच रहा है। तो यहाँ पे इनका जब योग कर देंगे तो ऋण 6 आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे इसका योगफल की आपको आवश्यकता पड़ेगा, कैपिटल सिग्मा एफ आई, इनका योगफल करेंगे तो बारंबारता। अभी जब हमने माध्य ज्ञात किया था ना, तो इनका योगफल हमने ज्ञात किया था, 100 प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे इसका योगफल 100 है। लिखते हैं यहाँ जो यच है वर्गमाप लिख ही देते हैं। वर्गमाप जो यच है इसको हमने कितना माना था, 3 माना हुआ है।
और जो कल्पित माध्य ए था वो कितना है, 8.5 है। ये हो गया, ये वैल्यू हमने लिखा हुआ है, ये भी वैल्यू लिखा हुआ है, बाकी अब किसी का आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पग विचलन विधि द्वारा हल, पग विचलन विधि द्वारा हल लिख देते हैं। आंकड़ों का माध्य x बार बराबर a प्लस एच कोष्टक में कैपिटल सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू और हर में कैपिटल सिग्मा एफ आई एक्स बार बराबर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यही है 8.5 प्लस एच का वैल्यू कितना है, वर्गमाप 3 है। वर्गमाप यहाँ पर हमने 3 माना था, प्रत्येक मान में हमने यहाँ पे 3 से भाग दिया हुआ था। चलिए हो गया। और यहाँ पे कैपिटल सिग्मा एफ आई यू आई इसका वैल्यू कितना है, ऋण 6, ऋण 6 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। और हर में समीशन एफ आई इसका वैल्यू कितना है, 100 है। चलिए एक्स बार बराबर 8.5 धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, संख्या भी आपको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। 6 यहाँ 18 आपको प्राप्त हुआ, हर में 100 से भाग देना बाकी है। एक्स बार बराबर यहाँ पे 8.5 और यहाँ पे 0.0 चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाएं खिसका दीजिए। यहाँ पर दशमलव बिंदु को जब 10 से भाग देंगे दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे हर में 100 के 10 के 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर ऋण 0.18 आपको प्राप्त हो जाएगा। दशमलव बिंदु यहाँ पर आ गया जब यहाँ पे 100 से भाग देंगे तब। अब चलिए एक्स बार बराबर यहाँ पे इसी को आपको जोड़ देना है, तो दशमलव और यहाँ पे यह तो 8 ही रहेगा, इसको चाहे तो आप 0 करके लिख सकते हैं। 8 में 0 जोड़ देंगे 0 ही मिलेगा, 5 1 6 मिलेगा और यहाँ पर 8 आपको प्राप्त होगा। इतना ही प्राप्त हुआ, यही आपको आंकड़ों का माध्य प्राप्त हुआ और यह है अक्षरों की संख्या, यही एवरेज आपको प्राप्त हो रहा है, अक्षरों की संख्या, यह आपको एवरेज मिला। चलिए ये हो गया। अब आपको बहुलक भी ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का जो भी बारंबारता बंटन आपको दिया हुआ है उसमें देखेंगे किसकी अधिक सबसे ज़्यादा बारंबारता है, तो सबसे अधिक बारंबारता है इसकी, यही है ना। तो यही आपका बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग में यही निम्न वर्ग सीमा यल का वैल्यू यह हो जाएगा। वर्गमाप जो है एच उसका यहाँ पे देख लेंगे, अंतर कर लेंगे, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा, वो हम ज्ञात कर लेंगे। और जो इसकी बारंबारता होती है यही आपका F1 होता है। और जो ठीक इसके पहले वाला वर्ग अंतराल होता है, जो भी बहुलक वर्ग है उसके जो पहले वाला वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता यही आपका F0 होता है। F0 का वैल्यू 30 और ये हो गया F1। और यहाँ पे ये इसको यह क्या रहता है आपका F2। जो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला जो भी वर्ग अंतराल रहता है उसकी यहाँ पे बारंबारता जो कि आपका F2 होता है ना। तो यहाँ पर यह हो गया F1, यह हो गया F0, यह F0 रहता है, यह F1 F0, यह F2, यह यल का वैल्यू है और जो वर्ग अंतराल है उसका वैल्यू 3 है। बस इन्हीं सभी मानों को नोट करते हैं। हमने सारणी में देखा है कि किस वर्ग अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता है। जिस भी वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा अधिक बारंबारता रहेगी वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा, जो कि हमने प्रश्न में दिखाया था इस 7 से लेकर यहाँ पे 10 तक। ठीक है, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसी की सबसे अधिक बारंबारता 40 था। जो बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा है ये 7 है, ये 7 हो गया। वर्गमाप कितना है, यहाँ पे इनका अंतर कर देंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, 7 3 10, ये 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर ये 3 बढ़ रहा है, यही वर्गमाप हो गया। बहुलक वर्ग की बारंबारता प्रश्न में आपको सारणी में दिया हुआ है 40 है। और यहाँ पर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो F0 होता है यहाँ पर यह 30 है। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद का वर्ग की बारंबारता जो कि F2 ये हमने दिखाया था, यह है 16। सब मान यहाँ पर सभी मानों को हमने लिख लिया। तब यहाँ पे बहुलक के लिए फार्मूला होता है यल प्लस कोष्टक में F1 ऋण F0 और हर में 2 F1 ऋण F0 ऋण F2 गुणते यहाँ पे H। यहाँ पे मानों को प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पे यल का वैल्यू है 7, यहाँ पे यल का वैल्यू है 7 प्लस F1 का वैल्यू 40 ऋण F0 का वैल्यू 30 और हर में 2 गुणते F1 का वैल्यू 40 ऋण F0 का वैल्यू यहाँ पर 30 है ऋण F2 का वैल्यू कितना 16 कोष्टक बंद गुणते H का वैल्यू 3 है, जो वर्गमाप है उसका वैल्यू 3 है। चलिए 7 प्लस यहाँ पे अंतर कर देंगे तो 10 प्राप्त होगा। 40 में से हमने यहाँ पे 30 को घटा दिया, 10 मिला। यहाँ पे 4 दूना 8, 80 प्राप्त हो रहा है ऋण। इन दोनों ऋणात्मक मान है, इनको साथ में जोड़ देते हैं
तो यहाँ पर आपको 46 प्राप्त होगा। सिंपल हमने 30 में 16 जोड़ दिया और गुणते 3 बराबर 7 प्लस 10 में 3 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अंश का हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर घटा देते हैं। यहाँ पर इकाई अंक आपको 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर बचा हुआ है कितना 7, 7 में से 4 घटा देंगे तो 4 3 7, यहाँ पे 34 आपको प्राप्त हो रहा है। अंश और हर देख रहे हैं ना कि 2 से अभी विभाजित हो रहा है, विभाजित कर देते हैं बराबर 7 प्लस यहाँ पर अंश 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे नहीं 2 से हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे ना, तो 2 एकम 2, एक बार भाग चला गया, 1 और 4 14 हो गया, तो यहाँ पे 17 कर देगा, इसका आधा कर दिया हमने दोनों अंश और हर का। यहाँ पर भाग देंगे तो आपको यही प्राप्त हो रहा है 0.882। तो चलिए यहाँ पर 2 अंक तक ही ले लेते हैं, 0.7 प्लस 0. यहाँ पे 88 तक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह वैल्यू क्या है 5 से छोटा है, तो इसको हमने छोड़ दिया बराबर 7.88 यह हो जाएगा। और यही प्राप्त हो रहा है बहुलक, यहाँ पे यह है अक्षरों की संख्या। फिर हमने नीचे लिख दिया, अतः कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या 8.05। ये हमने जो भी माध्य ज्ञात किया था उसको नोट कर दिया। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या, माध्य अक्षरों की जो संख्या हम ज्ञात किए थे ना, तो यहाँ पर हमें इस मान को घटाना था और इसको गलती से हमने जोड़ दिया, इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8.50 और यह है 0.18। यहाँ पर एक हासिल रहेगा, 10 में से 8 घटेगा, कुल मिलाकर यहाँ पे 50 में से आपको 18 घटाना है। पिछले में हम घटाते हैं, 10 में से 8 गया, 2 बचा, एक हासिल देने के कारण यहाँ पर बचा हुआ 4, 4 में से घटेंगे 3 बचेगा, 10 यहाँ पर ये 8, इतना आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यह नहीं, यहाँ पे घटाना था, तो ये x बार का वैल्यू आपको ये प्राप्त हो रहा है 8.32। ये हो जाएगा अक्षरों की संख्या। ठीक है, माध्य ज्ञात हो रहा, माध्य अक्षरों की संख्या 8.32 और कुल नामों का बहुलक जो भी हमने ज्ञात किया था 7.88 है। प्रश्न 7 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हमें माध्यक भार ज्ञात कर देना है। यहाँ पर भार किलोग्राम में दे दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या 40 से 45 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 45 से 50 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। इसी प्रकार से आपको सारणी दिया हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से हमने सारणी बना लिया। पहले समूह में लिख दिया कि भार किलोग्राम में जो कि वर्ग अंतराल है, और दूसरे समूह में विद्यार्थियों की संख्या जो कि बारंबारता है, यही हो जाएगा F। संचयी बारंबारता को यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 45 तक ले लेंगे और जब 50 तक लेंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 5 13 है, 13 में यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो 19, और यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो 25, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो 28, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 30, और यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर, इनका योगफल हमें 30 प्राप्त हुआ। सभी बारंबारताओं का योगफल यही प्राप्त हो रहा है 30। लिख देते हैं यहाँ n बराबर 30, तब n बटा 2 ज्ञात कर लेते हैं, 30 बटा 2 बराबर यहाँ पे 15, वहाँ लिख देते हैं प्रेक्षण। ठीक है, देख लीजिए 15वां प्रेक्षण किस में आएगा, यहाँ पर तो 13 तक है और यहाँ पर 19 तक है, तो इसी में वो आएगा प्रेक्षण। माध्यक वर्ग अंतराल यही हमें प्राप्त हो रहा है, माध्यक वर्ग। ठीक है, लिख देते हैं माध्यक वर्ग बराबर, नहीं 55 है, माध्यक वर्ग 55 से 60 है, तो यहाँ पे यल का वैल्यू हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा, माध्यक वर्ग का निम्न वर्ग सीमा यही है 55। ठीक है, यच का भी वैल्यू चाहिए, वर्गमाप जो यच है यह यच रहेगा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, बार बार जो वर्ग अंतराल कितने का, इनका अंतर कर देंगे, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा, इनका अंतर आपको 5 प्राप्त हो रहा है ना, 5 5 बढ़ रहा है, यह हो गया। और हमें क्या चाहिए, जो भी माध्यक वर्ग है इसकी बारंबारता कितना है, यही होता है फार्मूले में F हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर इसका भी आवश्यकता पड़ता है, यही CF रहता है। यहाँ पे जो भी माध्यक वर्ग रहता है उसके जो पहले वाला वर्ग अंतराल है उसकी संचयी बारंबारता है, जो कि यहाँ पर आपका CF हो जाता है। तो यहाँ पे F का वैल्यू 6 हो गया, कामा CF बराबर 13 हो गया। इतना कुछ हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे
हम लोग माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। माध्यक बराबर यहाँ पे यल प्लस n बटा 2 ऋण सी एफ और हर में एफ रहता है, कोष्टक बंद, गुणते एच। यल का वैल्यू कितना है 55 प्लस n बटा 2 का मतलब 15, n का वैल्यू 30 में 2 से भाग देंगे 15 हो जाएगा। ऋण सी एफ का वैल्यू कितना 13, हर में कितना है एफ का वैल्यू 6, और चलिए कोष्टक में करके लिख देते हैं, गुणते 6 का वैल्यू मतलब एच का वैल्यू 5 है, बराबर यहाँ पे 55 प्लस 15 में से 13 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 बटा 6 गुणते यहाँ पर 5, आंसर और 2 से भाई थे, 2 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे 55 प्लस 5 में 1 का गुणा कर देंगे तभी 5 ही मिलेगा, और हर में 3 से भाग देना बाकी है, तो 55 प्लस 3 1 कम 3, एक बार भाग चला जाएगा, दशमलव बिंदु को लगा देंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा, है ना। पहले तो 5 में से 3 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और दशमलव बिंदु लगा दिया तो 0 बढ़ा सकते हैं, 20 हो गया, तो यहाँ पे 3 छक्का 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 में से 18 घटा देंगे 2 ही बचेगा, तो फिर 3 छक्का 18। इस प्रकार से बार बार यहाँ पे 6 का भाग चलता चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे दशमलव के 3 अंक तक ले लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये वैल्यू जो है ये 5 से बड़ा है, तो इसमें हम लोग 1 अंक जोड़ देते हैं, बराबर 55 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.67 हमने लिख दिया, इसको जोड़ देते हैं तो 55 1 56 हो जाएगा, 0.67 हो गया। यही आपको माध्यक ज्ञात हुआ, जो कि ये भार यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम में, यह भार ही ज्ञात हुआ। और फिर नीचे हमने नोट कर दिया, अतः विद्यार्थियों के भार की माध्यिका 56.67 किग्रा है। इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।